दिन का समय था। राजा विक्रम और उनकी पुत्री राजकुमारी सुलेखा महल से बाहर राज्य का भ्रमण करने निकले थे। रास्ते में हर तरफ हरियाली और प्रजाजन के कार्य करते हुए दृश्य थे। राजकुमारी सुलेखा अक्सर अपने पिता के साथ घूमा करती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक उत्सुकता थी। राजकुमारी, देखो, ये हमारे राज्य की भूमि कितनी उपजाऊ है। यहाँ के लोग कितनी मेहनत से अपना कार्य करते हैं। पिताजी, सच में हमारा राज्य अद्भुत है, परंतु क्या हमें ऐसे किसी स्थान का पता है जहाँ लोग कम जाते हैं या कुछ रहस्यमयी हो? रहस्यमयी स्थान? बेटा, हमारे राज्य में ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह हम जानते हैं, बस कुछ किस्से और कहानियां होती हैं जो समय के साथ घुल मिल गई हैं। सुलेखा अपने पिता के शब्दों से संतुष्ट नहीं हुई और जैसे ही वे आगे बढ़े, उसकी नजरें दो व्यक्तियों पर पड़ी जो पास में खड़े थे और धीमे धीमे बातचीत कर रहे थे। सुलेखा बिना किसी शोर के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगी। क्या तुमने कभी कनिष्क जंगल के बारे में सुना है? कहते हैं वहाँ की जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो खाए वो अमर हो जाए। अमर होने की बात तो ठीक है, पर उस जंगल की सुंदरता और रहस्य का कोई मुकाबला नहीं। वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। सुलेखा की आंखों में हैरानी थी। उसने यह सुना और जल्दी से उन दोनों से छिपते हुए वापस महल लौट आई। राजकुमारी सुलेखा जल्दी जल्दी महल में आती है और राजा विक्रम से सीधा सवाल करती है। पिताजी, आपने कभी कनिष्क जंगल के बारे में सुना है? क्या वह सच में है? राजकुमारी, वो सिर्फ एक पुरानी कहानी है। इस तरह का कोई जंगल नहीं है। पिताजी, मुझे लगता है वह जंगल सच में है और मैं वहां जाना चाहती हूँ। राजकुमारी, तुम एक राजा की पुत्री हो। ऐसी बातों को लेकर इस तरह के खतरनाक फैसले लेना उचित नहीं है। अगर यह सिर्फ एक कहानी है तो क्यों ना इसे साबित कर लूं? मुझे कनिष्क जंगल जाना है। मुझे किसी भी कीमत पर वहां जाना है। राजा विक्रम ने उसकी जिद देखी और गहरी चिंता में डूब गए। महाराज, कनिष्क जंगल केवल एक कहानी नहीं है, वह सच में है, लेकिन अत्यंत रहस्यमयी है। क्या? सच में? फिर वो जंगल है कहाँ? वह जंगल बहुत दूर स्थित है, लेकिन उसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इंसान को अमर बना सकती हैं। तो फिर वो जंगल क्या है? हमें वहां कैसे जाना होगा? उस जंगल तक पहुंचने का रास्ता सरल नहीं है। उसके पास एक मायावी तालाब है। कहते हैं उस तालाब के पास एक बूढ़ी औरत रहती है जिसके पास जादुई बैलगाड़ी है। केवल वही बैलगाड़ी जंगल तक पहुंचने का रास्ता जानती है। तो हमें उस औरत से बैलगाड़ी लेना होगा। महाराज, अगर आप कनिष्क जंगल तक पहुंचने का रास्ता जानना चाहते हैं तो आपको उस साधु से मिलना होगा। वह एक ज्ञानी व्यक्ति हैं और उनका मार्गदर्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। साधु महाराज,
मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं। मुझे कनिष्क जंगल तक पहुंचने का मार्ग बताइए और उस मायावी बैलगाड़ी के बारे में जानकारी दीजिए। राजन, तुम जिस जादुई बैलगाड़ी की बात कर रहे हो वो कोई सामान्य बैलगाड़ी नहीं है। वो एक मायावी बैलगाड़ी है जिसे एक बूढ़ी औरत के पास रखा गया है। उस बूढ़ी औरत का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन वो जादुई शक्तियों से संपन्न है। वो किसी को भी वो बैलगाड़ी नहीं देती। तो फिर हम क्या करें? मुझे कनिष्क जंगल तक पहुंचने का रास्ता चाहिए। यहाँ से कुछ दूरी पर वही विचित्र तालाब स्थित है। वो तालाब उसी बूढ़ी औरत का है। कहते हैं कि जो वहां से गुजरता है उसकी परीक्षा होती है। यदि तुम अपनी सत्य निष्ठा को सिद्ध कर सको तो ही वो जादुई बैलगाड़ी तुम्हें मिल सकती है। राजा विक्रम ने साधु की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसकी चिंता कम नहीं हुई। राजा विक्रम महल वापस लौटते हैं और राज्य में घोषणा करवा देते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति वो जादुई बैलगाड़ी लेकर मेरे पास आएगा तो मैं अपनी पुत्री राजकुमारी सुलेखा का विवाह उससे संपन्न करूंगा। साथ ही राज्य के सभी किसानों का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा और अगले 10 वर्षों तक किसी भी किसान से लगान नहीं लिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच जाती है। राज्य से कुछ दूर स्थित एक गांव में अर्जुन और उसका मित्र बलिया बैठे हुए थे। तभी बलिया अर्जुन से बोला, अर्जुन, क्या तुमने सुना है? राजा विक्रम ने कहा है कि जो जादुई बैलगाड़ी लाकर देगा वो अपनी पुत्री सुलेखा से विवाह करवा देगा और किसानों का कर्ज भी माफ कर देगा। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि उस बैलगाड़ी को ढूंढकर तुम राजा विक्रम को सौंप दो। लेकिन मुझे क्या पता कि राजा विक्रम किस जादुई बैलगाड़ी की बात कर रहा है। वह जादुई बैलगाड़ी कहाँ मिलेगी? राजा विक्रम का कहना है कि वो जानता है कि वो बैलगाड़ी कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि तुम राजा विक्रम के पास जाओ और अपने सपने को पूरा करो। कौन सा सपना? मैं जानता हूँ कि तुम मन ही मन राजकुमारी सुलेखा को पसंद करते हो। हाँ बलिया, मैंने राजकुमारी सुलेखा को एक बार देखा था और मुझे सच में उसकी सुंदरता ने बहुत प्रभावित किया था। लेकिन मैं वो बैलगाड़ी किसानों की भलाई के लिए लाऊंगा ताकि वे कर्ज मुक्त हो सकें। बलिया खुश होकर अर्जुन से कहता है, तुम्हारी सोच सच्ची है अर्जुन। तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है। अगर तुम सच में जादुई बैलगाड़ी लाकर राजा विक्रम को दोगे तो वो तुम्हारे लिए खुशी और सम्मान दोनों होंगे। अर्जुन और बलिया की बातचीत खत्म होने के बाद अर्जुन ने अगले दिन के लिए योजना बना ली। वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसके दिल में एक नया जोश था। तय कर लिया कि वह किसी भी हालत में जादुई बैलगाड़ी राजा विक्रम को लाकर देगा ताकि राज्य के किसानों की मदद हो सके। अगले दिन अर्जुन राजा विक्रम के दरबार में चला गया और राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, मेरा नाम अर्जुन है महाराज। मैंने तय किया है कि मैं जादुई बैलगाड़ी लेकर आपके पास आऊंगा और मैं यह राजकुमारी सुलेखा से विवाह करने के लिए नहीं बल्कि उन गरीब किसानों के लिए करना चाहता हूं जो अपनी गरीबी के कारण राजकोष से दिया हुआ कर्ज नहीं दे पाते हैं। मैं उन किसानों के लिए करना चाहता हूं जिनकी फसल कभी सूखे की मार से तो कभी कीड़ों की मार से खराब हो जाती है, मगर उसके बाद भी उन्हें अपना घर और अपने आभूषण गिरवी रखकर लगान चुकाना पड़ता है। हमारी प्रजा के लिए तुम्हारे दिल में दया देखकर बहुत अच्छा लगा। अर्जुन,
हम तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हुए। हमें विश्वास है कि तुम ही वो जादुई बैलगाड़ी लाकर हमें दे सकते हो। मैं तुम्हें मायावी तालाब का रास्ता बताता हूं, जहां वो जादुई बैलगाड़ी रखी गई है। इतना बोलकर राजा विक्रम अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे कदमों से अर्जुन के नजदीक आकर आहिस्ता से उस मायावी विचित्र तालाब का पता बताने लगा। कुछ देर बाद अर्जुन उस मायावी तालाब की ओर चल पड़ा। कुछ घंटे जंगल में पैदल चलने के बाद अर्जुन को एक तालाब नजर आने लगा, जो कि रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। उस तालाब को देखकर अर्जुन आश्चर्य से अपने आप से बोला, महाराज ने यही बताया था कि विचित्र तालाब की खासियत है कि वह रंग बिरंगी किरणों से चमकता है। इतना बोलकर अर्जुन इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई बूढ़ी औरत पर पड़ी। अर्जुन धीरे धीरे कदमों से उस बूढ़ी औरत के नजदीक आ पहुंचा और साधारण स्वर में उस बूढ़ी औरत की ओर देखकर बोला, मैं राजा विक्रम के दरबार से आया हूँ। मुझे जादुई बैलगाड़ी चाहिए ताकि मैं राज्य के किसानों की मदद कर सकूं। वह बूढ़ी औरत एक मायावी औरत थी। अर्जुन की बात सुनकर वह बूढ़ी औरत अर्जुन को बहुत गौर से देखने लगी। कुछ देर अर्जुन को गौर से देखने के बाद वह रहस्यमयी अंदाज में अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराती हुई बोली, अर्जुन, तुम्हारा मन सोने की तरह शुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जादुई बैलगाड़ी देती हूँ। लेकिन याद रखना, यह बैलगाड़ी किसी गलत हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। इसका दुरुपयोग कोई कर सकता है। बूढ़ी औरत के इतना कहते ही तालाब में उथल पुथल होने लगी। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर बैलगाड़ी जगमगाती हुई तालाब से निकलकर अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो गई। अर्जुन सिर झुकाकर बूढ़ी औरत से आशीर्वाद लेकर बैलगाड़ी को सुरक्षित रूप से अपने साथ लेकर महल लौट आया। राजा विक्रम और राजकुमारी सुलेखा दरबार में बैठे हुए थे। अचानक अर्जुन ने जादुई बैलगाड़ी को दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। बैलगाड़ी देखकर राजा विक्रम चकित रह गया और राजकुमारी सुलेखा की आंखों में खुशी की झलक दिखाई देने लगी। ये क्या है अर्जुन? क्या ये वही जादुई बैलगाड़ी है? जी महाराज, यह वही बैलगाड़ी है जो मैंने मायावी तालाब से प्राप्त की है। यह सचमुच में जादुई बैलगाड़ी है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। राजकुमारी सुलेखा और अर्जुन तीनों बैलगाड़ी में बैठते हैं। जैसे ही वे बैठते हैं, बैलगाड़ी अपने आप चलने लगती है। जादुई बैलगाड़ी के सफर में राजा विक्रम, राजकुमारी सुलेखा और अर्जुन अचानक एक बहुत ही सुंदर घने जंगल में पहुंच गए। चारों ओर हरी भरी झाड़ियां, रहस्यमय आभा और ताजगी फैली हुई थी। जंगल में अजीब सी चुप और खामोशी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां पर विराजमान हो। ये तो वाकई एक जादुई बैलगाड़ी है जो हमें कनिष्क जंगल में ले आई। मैंने हमेशा सोचा था कि ये सिर्फ दंत कथाओं का हिस्सा है। अब यह सच हो गया। राजा विक्रम ने अर्जुन और राजकुमारी सुलेखा से कहा, मैं थोड़ा जंगल में घूमने जाता हूँ, तुम दोनों यहीं बैठकर आराम करो। राजा विक्रम जंगल के अंदर जाने के लिए बैलगाड़ी से उतर जाता है। वह जड़ी बूटियों और अजीब तरह के पेड़ों को देखने लगता है। जंगल की हवा ताजगी से भरी हुई थी और हर पेड़ में एक रहस्यमय शक्ति का एहसास हो रहा था। अर्जुन राजकुमारी सुलेखा से कहता है,
राजकुमारी, आप बैलगाड़ी में ही बैठे। इस जंगल में कदम रखना सुरक्षित नहीं है। मैं अभी कुछ देर में आता हूँ, आप यहाँ आराम से रहें। अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ता है। कुछ देर बाद अर्जुन वापस लौट आता है। तुम कहाँ गए थे अर्जुन? कितना समय हो गया? बस जंगल की सुंदरता ने मुझे खींच लिया था। मैं भी थोड़ी देर के लिए टहलने गया था। ये जगह बहुत अद्भुत है राजकुमारी। राजकुमारी सुलेखा अर्जुन की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और फिर दोनों वापस बैलगाड़ी के पास बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राजा विक्रम को जंगल में टहलने के दौरान एक सफेद रंग की जड़ी बूटी दिखाई दी जो फूल की तरह खिली हुई थी। उस जड़ी बूटी से रंग बिरंगी किरणें निकल रही थीं। राजा विक्रम का मन उत्तेजित हो गया और उसने झाड़ियों से जड़ी बूटी तोड़कर उसका स्वाद ले लिया। वाह, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल अनोखा। राजा विक्रम जड़ी बूटी को खाते हुए खुश होता हुआ बैलगाड़ी की ओर लौट आया। महाराज, आपकी तबीयत ठीक है? आपने यह जड़ी बूटी खाई, लेकिन क्या यह सुरक्षित है? हाँ अर्जुन, मुझे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये जड़ी बूटी विशेष है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। पिताजी, क्या वह जड़ी बूटी वास्तव में सुरक्षित थी? मुझे डर है कि कहीं यह कोई मायावी चीज तो नहीं। तुम चिंता मत करो बेटी, ये शायद कुछ और ही है, पर हमें अब महल लौट जाना चाहिए। हम काफी समय से यहाँ हैं। तीनों बैलगाड़ी में बैठकर वापस महल की ओर चल पड़ते हैं। जादुई बैलगाड़ी इनके इशारे पर फिर से चलने लगती है और कुछ ही क्षणों में वे महल वापस लौट आते हैं। महल में प्रवेश करते ही जादुई बैलगाड़ी ने अर्जुन, राजा विक्रम और राजकुमारी सुलेखा को महल में सुरक्षित उतार दिया। जैसे ही तीनों महल के मुख्य कक्ष में पहुंचे, अर्जुन राजा विक्रम से बोला, महाराज, अब समय आ गया है कि हम किसानों का कर्ज माफ कर दें ताकि वे राहत महसूस कर सकें। राजा विक्रम का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक दिखाई देने लगी। राजा विक्रम अपने सैनिकों की ओर देखकर बोला, देखते क्या हो, अर्जुन को इसी समय बंदी बना लो। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? बस सुलेखा, इसके आगे एक शब्द मत कहना। तुम्हें कनिष्क जंगल देखने की जिद थी जो मैंने पूरी कर दी। अब इससे आगे का मामला मेरा है। तभी अर्जुन राजा विक्रम से बोला, महाराज, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप मुझे बंदी किस आरोप में बना रहे हैं? अर्जुन की बात सुनकर राजा विक्रम अजीब से अंदाज में हंसने लगा। उसकी हंसी राक्षस की तरह प्रतीत हो रही थी। कुछ देर बाद राजा विक्रम गंभीर होकर अर्जुन की ओर देखकर बोला, तुम नहीं जानते कि मैं क्या चाहता था। मैं शैतान का पुजारी हूं अर्जुन, भगवान का नहीं। अमरता पाने के लिए मैं ये सब कर रहा था। कनिष्क जंगल में मुझे वो सफेद फूल मिला जिसके कारण मैं कुछ ही घंटों में अमर हो जाऊंगा। अमर होने के बाद मैं सारे संसार पर शासन करूंगा और मेरे शासन में तुम्हारे जैसे अच्छे और दयालु लोगों के लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारे जैसे लोगों की जगह कारागार में होगी। राजा विक्रम की बात सुन अर्जुन ने रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक नीला फूल निकाल लिया और वह राजा विक्रम से बोला, महाराज, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? क्या है ये? यह नीला फूल सफेद फूल के प्रभाव को समाप्त कर सकता है। यदि इसे अमरता के लिए खाए गए सफेद फूल के असर से पहले इंसान के शरीर पर स्पर्श कर दिया जाए तो अमरता का प्रभाव खत्म हो जाता है।
राजा विक्रम चौंक जाता है और अर्जुन से पूछता है। तुम ये सब कैसे जानते हो अर्जुन? मैं जानता था कि आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। आप इसे अपना शाश्वत राज्य बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अचानक वहां वही बूढ़ी औरत प्रकट हो गई। बूढ़ी औरत गुस्से से राजा विक्रम की ओर देखकर बोली, तुमने अर्जुन को सिर्फ इस्तेमाल किया था विक्रम। मैंने अपनी शक्तियों से देख लिया था। तुम केवल अमरता के पीछे भाग रहे हो। मैं जानती थी तुम कनिष्क जंगल में जाने के बाद अमरता वाले फूल को जरूर खाओगे। इसलिए मैंने अर्जुन को पहले ही इस नीले फूल से अवगत करा दिया था। अर्जुन राजकुमारी सुलेखा की ओर देखकर बोला, कनिष्क जंगल में मैं कुछ देर के लिए टहलने के लिए नहीं गया था, बल्कि इसी नीले फूल की तलाश में गया था। जब राजा विक्रम ने हम दोनों से टहलने की बात कही थी, तब मैं समझ गया था कि राजा विक्रम कहां पर गए हैं। तभी बूढ़ी औरत अर्जुन की ओर देखकर बोली, यही समय है। तुम उस सफेद फूल को राजा विक्रम के ऊपर फेंक दो। फूल के स्पर्श होते ही ये जलकर राख हो जाएगा। अर्जुन बिना किसी हिचकिचाहट के सफेद फूल को राजा विक्रम के ऊपर फेंककर मारता है। अगले ही पल राजा विक्रम के शरीर में आग लग जाती है। उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा थी। वह घबराहट में चिल्लाता है, नहीं, ये क्या किया तुमने? राजा विक्रम की चिल्लाहट तेजी से बुझ जाती है और उसकी त्वचा जलकर राख में बदल जाती है। जब इंसान अमरता का ख्वाब देखता है तो वह नष्ट हो जाता है। अमरता पाने की सोच रखने वाला इंसान कभी भी अमर नहीं रह सकता। अर्जुन, इस राज्य को तुम्हारे जैसे न्यायप्रिय राजा की आवश्यकता है। अब तुम इस राज्य के भविष्य हो। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पिताजी इतने बुरे इंसान थे। राजकुमारी, अब हमें मिलकर इस राज्य को सही दिशा में ले जाना होगा। अर्जुन और राजकुमारी सुलेखा का विवाह संपन्न हो गया। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। अर्जुन ने राजा विक्रम की गलतियों से सीख लेकर एक न्यायपूर्ण और सशक्त शासक के रूप में राज्य की बागडोर संभाल ली।